अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। वेलकम टू ब्रेजेंट ट्रुथ। आज हमारे साथ ब्रेजेंट ट्रुथ में हमारे पास मेहमान हैं लतीफ़ चौधरी साहब। आप सीनियर तजिया निगार हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत तजर्बाकार सहाफ़ी हैं। इसके अलावा आप एक्सप्रेस के अंदर एडिटोरियल का भी आप देखते हैं और उसके बाद मैगजीन के एडिट वगैरह भी आप ही की जिम्मेदारी में शामिल है। इसके अलावा आप टीवी पर्सनैलिटी भी, आप उनको देखते रहते होंगे। एक्सप्रेस टीवी पे भी वो आते हैं और अपने अपने ख्यालात का इजहार करते रहते हैं। तो वेलकम टू द शो चौधरी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू शाहजी, थैंक यू। सर, थोड़ा सा आज हम लाइट डाल लीजिएगा। ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर शिफ्ट आ रहा है थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे, ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर पे, उसमें जो ड्रामाई तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं रिसेंटली, इस पे आपकी क्या राय है जी? जिशान साहब, मेरा जहां तक ख्याल है कि ये एक लॉन्ग अवेटेड एक टास्क था, जिसके लिए बड़े अरसे से ये वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के जो हलके हैं और उनके दरमियान एक ये बड़े अरसे से ये चल रही थी बात। लेकिन इंटरनल जो प्रेशर्स होते हैं, या उसके बारे में आप कह लें कि कोई एक मुतफिका तौर पे कोई ऐसा उन्हें मौका नजर नहीं आ रहा था, या दूसरा ग्रोह जो प्रो अफगान ग्रोह है पाकिस्तान के अंदर, एक एलिमेंट है बड़ा स्ट्रांग, जो अफगानिस्तान को या पाकिस्तान वाले अफगानिस्तान को एक अपना ही पार्ट एंड पार्सल समझते हैं। तो इनके लिगेसी आज से नहीं, बहुत अरसे से ये चल रही है, जिनमें माजी में जब जनरल हमीद गुल वगैरह और इस टाइप के जो लोग थे इस सोच और फहम के, जी, तो ये इनके होते हुए बड़ा मुश्किल था कि इसके मामलात कर सकते हम। स्ट्रेटेजिक डेप्थ की डॉक्ट्राइन जो थी। हाँ, जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो बड़ी देर का खत्म ही हो गया था, मेरा ख्याल है। वो नजरिया जो था हमने बनाया था, जो उस वक्त 71 से पहले के एक थ्योरी, एक डॉक्ट्राइन जो बनाया गया कि हम जो है उसका वेस्ट पाकिस्तान का जो दिफा है, ईस्ट पाकिस्तान का जो दिफा है, वो वेस्ट पाकिस्तान बॉर्डर से करें। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये तो जब वो सानेहा हो गया, जी, उसके बाद इस डॉक्ट्राइन को लॉन्च करने वाले जो लोग थे या जो माइंड थे, वो एक पसमंजर में थोड़े अरसे के लिए चले गए। लेकिन कोल्ड वॉर जब उसका फाइनल शोडाउन शुरू हुआ अफगानिस्तान के अंदर, जी, तो ये एक तबके को फिर दोबारा इसको मजबूत होने का मौका मिला। ठीक हो। ये खासे और उधर ड्यूरन लाइन के मिसाइल थे। पाकिस्तान ने जब तालिबान, आपके इल्म में होगा कि जब तालिबान रजीम वहां पे कायम थी, जी, तो पाकिस्तान के ने कोशिश की उस वक्त जी, कि ड्यूरन लाइन को अफगानिस्तान जो है वो मुस्तकिल बतौर बाउंड्री लाइन तस्लीम कर ले। जी, लेकिन उस वक्त जो मुल्ला उमर थे, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के बड़े एहसानात थे उस पे, जी, और उस तो वो ही हमें मुकर गया। और यहाँ तक बात सामने आई कि जनाब, जो कुछ लोग जो बताते हैं कि उस वक्त जो मुकालमा हुआ, वो उसमें मुल्ला उमर ने कहा जी, सरहद की बात, हमारे दरमियान तो सरहद है ही कोई नहीं। अच्छा, आप, ये हाँ, बड़ी आप हमारे, इम्पोर्टेंट बात आप बता रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं ये कुछ हल्के जो थे जो उस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने ये बात, ये अच्छा, उसने ये कही कि जनाब, हमारे यहाँ तो सरहद भी नहीं है, कोई भी नहीं है, आप जो जैसे मर्जी आए, अफगानिस्तान आपका है, जी, हम जैसे मर्जी जाएं, पाकिस्तान हमारा है। तो कौन सी ड्यूरन लाइन और कौन सी बाउंड्री की बात आप कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक। तो अगर ऐसी बात है, तो हमारी बाउंड्री तो फिर वो झेलम तक चली जाती है। अच्छा। हाँ, तो तो सर, ये ये अभी फिर अभी ये अभी जो ये सूरत हाल है, आप जैसे आप देख रहे हैं कि अमेरिका वापस जाने
जा रहा है, अक्टूबर तक गालबन चला जाएगा, ज्यादा लेट से लेट भी अक्टूबर नवंबर तक चला जाएगा वापस, तो उसके बाद तालिबान फिर पावर में आ जाएंगे, मुल्ला उमर के हम ख्याल लोग फिर हुकूमत में होंगे। तो क्या ये जो हमारी पाबंदियां जो हमने अब नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर लगाई हैं बॉर्डर के ऊपर, क्या ये इफेक्टिव रहेंगी? क्या उसकी तरफ से, उनकी तरफ से जो नए लोग जो आएंगे, जो मुल्ला उमर के बाकियात या मुल्ला उमर के जो फॉलोअर्स हैं, क्या वो इसको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, देखें, ये एक ऐसा इशू है जिसपे महज मुल्ला उमर के फॉलोअर्स की ये बात नहीं है। वहां का जो अफगान नेशनलिस्ट है, नेशनलिस्ट पाकिस्तान की साइड नहीं मानता। हाँ, वो जो वहां का अफगान नेशनलिस्ट है वो भी नहीं मानता। जी। तो वो ड्यूरन लाइन को, अच्छा साहब का भी गालिबन इस पे एएनपी का भी स्टांस इसी तरह का ये कुछ है। एएनपी भी इसी पे जो अफगान नेशनलिज्म है और पश्तून नेशनलिज्म को लेके, और अचकजई भी, और यहाँ पे एक अचकजई साहब ने ड्यूरन लाइन पे बयान दिया था एक जमाने की, मुझे याद पड़ता है सर। तो ये लोग जो यहाँ पे लोग हैं, इनके ये काबुल में जब वहाँ पे कम्युनिस्ट इनकलाब जिसको कहते हैं, या इनकलाब सौर जिसका नाम लेते हैं जी, तो एएन वाले और ये सारे लोग वहां पे जाके इनकलाब की सालगिरह पे या कोई और जो से उनका अहम मौका होता था, वहां जाके ये बोलते थे, तकरीरें करते थे, उसमें शरीक होते थे। तो सर ये अभी आप कैसे देख रहे हैं ये जो, एक तो पहले सर ये जरा बता दीजिए कि अभी जो क्रॉसिंग के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, इसका फायदा क्या होगा? और दूसरा ये है कि ये जो पाबंदी है, इसका असरात हमारे ऊपर इकोनॉमिक या पॉलिटिकल क्या आएंगे? मेरा ख्याल ये है कि अगर हम ये इसको, अभी तो फिलहाल कोरोना के हवाले से एक इन्होंने ये इकदाम करने का फैसला किया है जी, तो अब देखना ये है कि हमारी जो पावर कॉरिडोर्स हैं जी, वो इस मामले को कितना जुर्रतमंदाना अंदाज में एक मुस्तकिल बुनियादों पे जो बॉर्डर मैनेजमेंट है जी, तो उसको ये कैरी ऑन रखते हैं। तो एज एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते जी, मेरा जो एक अपनी जाती मतलब एक राय है, जो मैं अपने कॉलम्स में भी अक्सर मैंने जो लिखे हैं उनमें मैं इस जानब निशानदेही करता रहा हूँ, और मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में भी मैंने ये बात दोहराई है, कई दफा कही है, इशारतन भी, और इन चीजों से भी कि भी हम पाकिस्तान का जो हमारा ये टेरिटरी है, जो स्टेट का हमारा जो एक हम जिसको हम कहते हैं कि ये हमारा एरिया है, तो कोई भी स्टेट अपना कोई भी बॉर्डर जो है ना उसको वो खुला नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक हो गया ना वो छोड़ती जी। देखें आपने, वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कितना अहम स्टैंड लिया मैक्सिको की सरहद के ऊपर, बिल्ड द वॉल। ठीक हो गया। हाँ, तो इसी तरह बांग्लादेश है, बांग्लादेश ने उनको जो बर्मीज हैं, हालांकि वो खुद को मुसलमान कहते हैं, तो उनके हवाले से उन्होंने बहुत सख्त एक मौकफ लिया हुआ, और उनको कैंपों से बाहर को जाने नहीं दे रहे कहीं भी किसी भी जगह पे। तो ये चीजें, इसी तरह ईरान ने जब ये अफगान महाजरीन ईरान के अंदर गए हैं तो वो भी उन्होंने बड़े स्ट्रिक्टली उनको कैंपों में रखा है। बिल्कुल रखा है। तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे जो ड्यूरन लाइन पे हमारे बॉर्डर एरिया से जो दर्रे हैं जिनमें इजी एक्सेस है आने और जाने की, तो अब मसला ये है कि एक तो एक ट्रेड हो रही हो ना दोनों मुल्कों के दरमियान, वो तो एक बेनिफिशियल होती है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। लेकिन एक ऐसे ही जो अनस्किल्ड लोग जिनमें हमें नहीं पता कि कौन कौन सी क्या क्या है, या जिनकी कोई माशी कोई इतनी फुटिंग्स नहीं है कि वो पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कोई रोजगार जनरेट कर सकते हैं, बल्कि वहां से वो तबका इधर आ रहा था जो हमारे रिसोर्सेज पे जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। ठीक हो गया, हमारी जॉब्स ले रहा था और मंशियात और हमारी जॉब्स ले रहा था, और दूसरा ये है कि उन्हें एक यहाँ का जो कानून पसंद शहरी था
उसके ऊपर उनको एक बेनिफिट समझ लें, या उसको स्मगलिंग की वजह एक से, एज भी हासिल बिल्कुल स्मगलिंग, एज भी हासिल टैक्स नहीं रहना, किया। बिल्कुल स्मगलिंग। हाँ, तो वो जी स्मगलिंग करता था, यहाँ चोरी डकैती करके तो भाग जाता था, ना वो गिरफ्तार होता ना पकड़ा जाता। जी तो जी। उस वजह से ये लोग, हम लोग जो है वो चाहे जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी ताकतवर हो, तो वो तो फिर इनका क्या कर लेगा, ये यहाँ डकैती करें चले जाएं जी। आगे ट्राइबल एरिया शुरू हो जाता था, तो दुरुस्त। वो और उसके बाद वो अफगानिस्तान चले जाते थे, वो कोई बिल्कुल। पता नहीं है, फिर आ जाते थे जी नाज़रीन, हम जी। चौधरी लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं डिस्कशन के अंदर। हम फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस कर रहे हैं। आगे हम थोड़ा-सा इंडिया के साथ जो ताल्लुकात चेंज हुआ है, उस पे बात करेंगे, और थोड़ा-सा किस तरह से हमारी इकोनॉमिक्स जो रिक्वायरमेंट्स हैं मुल्क की, उसका क्या लिंक है इस फॉरेन पॉलिसी से, इसके जो अंदर शिफ्ट आया, उसके बारे में बात करेंगे। अभी हमारे जो सिपह सलार जो है सऊदीया तशरीफ़ लेकर गए हैं, उसके बारे में भी हम चौधरी साहब का इनपुट लेना चाहेंगे। तो नाज़रीन, हाज़िर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, वेलकम बैक टू प्रेजेंट ट्रुथ। हमारे साथ लतीफ़ चौधरी साहब मौजूद हैं। जी चौधरी साहब, हम बात कर रहे थे एक नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे जो रुकावटें डाली गई, जैसा कि आपने कहा कि वो क्योंकि कोरोना का कंट्रोल करने के लिए किया गया है, लेकिन बॉर्डर्स को स्ट्रॉन्ग करने से जितना सख्त मजबूत करेंगे, हमारे मुल्क की सालमियत के लिए बेहतर है, हमारी इकॉनमी के लिए बेहतर है, हमारे जो तशख़्ख़ुस है उसके लिए बेहतर है। हमारा बिजनेसमैन जो स्मगलिंग से मार खा रहा था इतने सालों से, अगर हमारे बॉर्डर्स कंट्रोल हो जाते हैं तो बिजनेस को फरोग मिलेगा, स्मगलिंग की रोकथाम होगी, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेंगे। ये हम बातें कर रहे थे। दहशतगर्दी की होगी और रोकथाम। दहशतगर्दी इन्फिल्ट्रेशन जो होती है वो भी बंद होगी, और फिर जो स्मगलिंग के थ्रू असला और जो हेरोइन वगैरह नॉर्थ वेस्टर्न साइड से आता था या आ रहा है, उसमें कमी वाक़या होगी, और इस तरह से हमारे मुल्क के लिए नेचुरली बेहतर है। सिगरेट की बहुत सारे स्मगलिंग होती है, एक ही आइटम उठा के देख लें तो पता नहीं कितने बिलियंस की वहां से स्मगलिंग हो जाती है, उसी बॉर्डर के थ्रू होती है। फिर यहाँ से भी स्मगल होकर जी, आटा निकल जाता है। हाँ, अब ये आटा देखिए। आटा सारा जाता ही उधर है, हमारा आटा खा गए सारा। हाँ, हम्म। सारा आटा खा गए, और इसे खबरें और ये हमें थी, पैसे भी नहीं दिए। खबरें ये मजेदारी थी। की बात है, पैसे भी नहीं दिए, आटा भी खा गए हैं? अच्छा सर, सरकारी खाते में। सर ये तो बताइए, ये खबरें पिछले साल जो है आटा अफगानिस्तान भेजने की वजह से बहरान आया था, और इस बार बम्पर क्रॉप होने के बावजूद दोबारा तैयारी वही काम करने की जा रही है कि फिर हम फ्रंटियर का नाम लेके, केपीके का नाम लेके वहां पे हाँ आटा भेजेंगे, गंदम भेजेंगे, और हाँ गंदम से फिर अफगानिस्तान निकल जाएगी। क्या ऐसी वारदात हाँ, होने होने जा रही है? ये मुसलसल होती है, ये वो नई बात नहीं। आप एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ जी कि हमारा जो पंजाब का आखिरी जो डिस्ट्रिक्ट है, अटक, जी तो अटक की कितनी आबादी होगी? एक इवन वो रावलपिंडी से भी एक छोटा शहर है। जी। तो एक छोटे से शहर में कितनी फ्लोर मिल्स वहां की जरूरियात होंगी आटे के लिए, क्योंकि चक्कियां भी होती हैं लगी हुई जो आटे को पीस के लोगों को देती हैं। तो वहां पे कुछ 17-18 शुगर मिल्स हैं वहां पे। सर ये मतलब वो सॉरी, शुगर मिल नहीं, ये फ्लोर मिल, फ्लोर मिल। अच्छा फ्लोर मिल, अच्छा। 17-18 फ्लोर मिल्स अटक में है। सर वो तो, अब ये होता ये है ये तो आता कि पंजाब में है जो, ना? पंजाब में ही आता अब वही ना, अटक, अटक पंजाब में है ना। अब आपको मैं बताता हूँ ना कि ये होता क्या है। होता क्या? तो ये होता ये है कि जो गवर्नमेंट इनको फ्लोर मिल्स को गंदम रिलीज करती है या उनको देती है, वो सरकारी रेट पे, सब्सिडाइज पे, उनको सब्सिडाइज रेट पे वो गंदम देती है, ताकि वो अवाम को, जो गवर्नमेंट एक आटे की कीमत मुकर्रर करती है उसके मुताबिक वो दे सकें लोगों को, यानी मुझे भी मिले और आपको भी मिले, सबको मिले। जी अब वहां पे फर्ज करें से 18 मिले हैं, फ्लोर मिल्स हैं, वहां पे 16 है या 15 है या 12 है, तो वो उस जिले की, उस डिस्ट्रिक्ट की जरूरत से कई गुना ज्यादा फ्लोर मिल रहे हैं, और उनको उतना ही कोटा मिलता है जितना लाहौर की मिलों को मिल रहा है। बिल्कुल ठीक। यानी जो एक 1.5 करोड़ का शहर है, जी जितना आटा यहाँ पे जितनी मिले हैं, शायद वो इतनी यहाँ भी नहीं होंगी लाहौर में। तो ये कोटा देता कौन है? ये आपका पंजाब गवर्नमेंट ही देती है, तो आपका फूड डिपार्टमेंट ही देता हो? हाँ, फूड डिपार्टमेंट देता है। तो ये सर ये तो और दिन दिहाड़े वारदात नहीं है?
और ये करते फर्ज करो कि अब उन मिलों को चला गया, ठीक है, जो 18 मिलें उधर लगी हुई हैं, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में होंगी, तो जितना उनके पास गंदम जाती इतनी तो उनकी जरूरत नहीं है ना, वो सारी अफगानिस्तान, वो आगे चली जाती है पिशावर में, पिशावर, ठीक हो गया, खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है। वहां से फिर लोग जो हैं वो लेके चले जाते हैं उसको काबल, इवन उज्बेकिस्तान तक और ताजिकिस्तान तक भी लेके जाते हैं, बिल्कुल ठीक। क्योंकि उनको तो वो सस्ती मिली होती है, तो वहां से वो ट्रिपल कीमत वसूल कर रहे होते हैं, और फिर दोबारा वो जी वो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट वो शोर मचा देते हैं, जी हमें आटा हमारे पास कम पड़ गया है, हमें आटा नहीं दे रहे, हम क्या करें, हमारी बिजली को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पे ये हो रहा है, और दें, और फिर ये मौजूदा इमरान खान की हुकूमत ने भी सुनने में आया कि ये जो लोग एक्सपोर्ट वहां कर रहे हैं, ये सारा पूरा चला रहे हैं सिस्टम, जो मेन काम तो ये है ना जी कि बॉर्डर क्रॉस कराना, अपने अफगानिस्तान में भेजना, ये कुछ मौजूदा हुकूमत के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और कोई सिगरेट वाले भी माफिया है, ये कौन लोग हैं सर, ये इस बारे में ये सबके सामने ही है। आप इनको पहले तो अगर मसला देखें, अगर इनका पता करना हो, तहकीकात करनी हो, तो इट्स कोई मुश्किल काम नहीं है, इट्स वेरी इजी। हर एक फ्लोर मिल के मालक को तो लितर मारने की भी नहीं जरूरत, उसको तो जरा 1 मिनट थाने में बिठा लेना, तो वो उसने सारा कुछ बता देना। बिजनेसमैन बेचारा तो वैसे ही हार्ट अटैक हो जाता है उसको, अगर छोटा सा भी अफसर हाँ, ऑफिस में, वो अफसर जो भी हो तो वो उसने भी ये बता देना। तो ये इस तरीके से वसाइल की लूट मार में हुकूमत शरीक होती है। आपके सामने ये शुगर स्कैंडल सामने आया, क्या हुआ, ये शुगर मिल मालकान जो थे ये हुकूमत से सब्सिडी भी ले गए, अपनी गंदम अपनी चीनी बैरून मुल्क लेके प्रॉफिट भी कमा लिया, सब्सिडी ले ली उस पर गवर्नमेंट ने, क्योंकि इंटरनेशनल रेट कम था। अब मजेदारी की बात है, इंटरनेशनल रेट कम था चीनी का, लेकिन सब्सिडी की वजह से ये एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो गए, मकसद कहने का ये, यानी गवर्नमेंट से सब्सिडी ले ली ना, सब्सिडी उस रेट पे, आदमी को समझ नहीं आता। देखिए प्रॉब्लम ये है ना, ये इनकी गेमें जो होती हैं आम आदमी समझ नहीं सकता, उनको आज तक ये थीसिस ही नहीं समझ में आता आम आदमी को कि ये लोग करते कैसे हैं। तो मसलन ये उनको समझाना हमारा फर्ज है जराया अबलाग पे बैठ के, कि भाई गवर्नमेंट से सब्सिडी लेने कर वो जो है वो सब्सिडी इंजॉय की, और वो जो माल जो है बाहर निकाल दिया, जो कि सब्सिडी मिलती है कि आप जो महंगाई कम हो, मुल्क के आम आवाम को रिलीफ मिले, सब्सिडी इसीलिए। और सब्सिडी ये भी हमारे टैक्सेस का होता है, ये सब्सिडी जो है ये बिल्कुल। अब हम ही टैक्स देते हैं ना, जो बाकी तो आप ये जो अफगान महाजरीन की भी हम बात कर रहे थे, या अफगानिस्तान से आने जाने की, तो वहां पे जो मनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कैपिटल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, वो कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं। बिल्कुल सही। वह आप खुद देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं। सर ये आपको क्या लगता है, ये इस बार फिर जो है गंदम का बहरान आने वाला है, और फिर गंदम शॉर्ट हो जाएगी इस बार भी बम्पर क्रॉप होने के बावजूद? आपका क्या ख्याल है, ये फिर वही कार्रवाई पिछले साल वाली दोहराएंगे ये जो पूरा एक ग्रुप है? जीशान साहब, मुझे तो नहीं पता कि आप पॉलिटिकली इमरान खान साहब को कितना जीरक समझते हैं, तो या वो तो को कितना होशियार समझते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो वाकई होशियार है, जरूरत से ज्यादा होशियार है, या उसे यूं कह लें कि हमारी सोचों से ज्यादा होशियार है, कि एक बंदे ने बात माननी नहीं है। बिल्कुल ठीक। आप जो मर्जी कह लें, पंजाबी कहते हैं ना कि उन्होंने तो कहाँ चिट्टा ही रहना है। हाँ, उन्होंने असी कहेंगे काला, उन्होंने कहना चिट्टा है। तो इमरान खान को आप उसको पता है सारा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को ये चीजों का ना पता हो, कैबिनेट मीटिंग में डिस्कशन हो रही हो और वो कह दे कि मुझे नहीं पता। बिल्कुल ठीक। इज इट पॉसिबल? नहीं नहीं, बिल्कुल पॉसिबल, इतने सादा वज़ीर आज़म का नहीं ना है। तो लेकिन वो उनकी बगलों में बैठे हुए हैं, सारा कुछ उनके सामने है। उनका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है आजम खान, वो उसको हर चीजों का पता, क्यों नहीं पता उसको? अभी हमने बात की है नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई मूवमेंट है, उस पर डिस्कस किया, उसके इम्पैक्ट को पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसको हमने डिस्कस किया, क्या उसके फीचर में हमें बेनिफिट्स हो सकते हैं। फिर आटा
और गंदम की और चीनी की स्मगलिंग जो पिछले साल हुई उस पर हमने बात की, और फिर आगे आने वाले वक्त के अंदर जो सूरत हाल इस हिसाब से आटे के बहरान की जो पॉसिबिलिटी है कि दोबारा ऐसा हो सके उस पर बात की गई। अब हम चौधरी साहब से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो भारत के साथ हमारे ताल्लुकात में तब्दीली आ रही है हमारे ईस्टर्न बॉर्डर में, उसके क्या रीजंस हैं, उसके क्या रिप्रिकॉशंस होंगे, उसका क्या आफ्टरमैथ है, इसके पीछे असल में कहानी है क्या। जी चौधरी साहब बताइएगा, ये तो वो क्या कहते हैं जी, ताजा खबर आई है, मोदी हमारा भाई है। ये क्या हो गया जी, ये तो पलट गया सब कुछ एकदम से। यानी कि हम लोग जो पहले मैं भी और अक्सर आप भी हम बात करते थे, और मैं तो खासतौर पे कॉलम लिखता था कि भाई हमें चेंज करनी चाहिए पॉलिसी और मफाहमत की तरफ जाना चाहिए, ट्रेड बढ़ाना चाहिए, मुल्क को जरूरत है। तो हमें कहा जाता था जी कि आप जो है शायद आपकी जो मुहब्बल वतनी पे मशकूक है, इस तरह की बातें हमने सुनी। वो तो उसके मुहब्बल वतनी क्या, उसके अकीदे का भी उनको शक पड़ जाता था कि ये क्या मुसलमान है कि नहीं है। तो ये क्या माजरा हो गया जी, ये दिन एकदम से, ये क्या वजह है जी इसकी? वो जो मुझे महसूस होता है कि जो पाकिस्तान पे जो प्रेशर, जो इस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर आया है, तो हम लोग, आप भी, मैं भी, और हमारे जो हम लोग दूसरे हैं जो हमेशा ये कहते रहे हैं कि भी हमेशा आप हमसायों के साथ एट वॉर नहीं रह सकते। कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर माहौल बनाना होता है ताकि एक आप भी तरक्की कर सकें, दूसरा भी कर सके, बिला वजह के वसाइल अपने पास आए। यही चीज आप भी बयान करते रहे। तो देखें, जब साबिक मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त ये कहा गया, तो फिर कहा कि ये एजेंट है बिल्कुल इंडिया का और अमेरिका का। इमरान खान ने वो तो जो कुछ तबर्रा कर रखा था, इससे ज्यादा पाकिस्तान, मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान को तो वो कहते हैं ना जी, हमारा वजीर जी में चढ़ी लथी दा उन्होंने तो है ही नहीं ना जी, सही। कभी की होया, उसको तो छोड़ देना उसकी तो। जी। तो एज ए पाकिस्तानी कम से कम मैं तो ये समझता हूँ, आप भी ये यकीनन समझेंगे कि वो इमरान खान जैसा भी है, ही इज ओवर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ओवर कंट्री, वो हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो कोई बोंगी मारेगा तो हमें दुख होता है कि हमारा पाकिस्तान, इसमें लोग पाकिस्तान का ठट्ठा उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो जब हमारा प्राइम मिनिस्टर एक जो एक एटॉमिक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो मोदी को फोन करता है तो वो फोन ही नहीं लेता उसको। जी बड़ी सुक्की की बात है, ऐसा जिक्र ही नहीं करना चाहिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि अगर ऐसा हुआ भी था तो इसको आप इतना ओपनली ऐसी बात आप अपने मुंह से कहते हुए थोड़ा सा तो आपको ख्याल करना कि और उन्हें किसी ने समझाया, किसी ने, बाकी बड़े बड़े 30 मार खां रोजाना मुंह से तीर छोड़ते रहते हैं, दो तो फारग हो गए समझ ले किस्म के, एक वो फैजल वाबडा और एक अली जैदी, वो तो समुद्र में कहीं निकल गए। तो बहरहाल मैं तो जैसी भी ये सूरत हाल है उस पे यही कहूंगा कि अगर बैक चैनल भी हुए हैं मुज़ाकरात इनके या बातें हुई हैं, रॉ के जो इतलात आ रही है वो यही थी कि रॉ का चीफ जो अजीत डोवाल है और उनके और हमारे ISI चीफ के दरमियान भी उनके दरमियान कोई राब्ताकारी जो हुई है, और जिस पे पहला उसका आगाज हमें जो मंजर पे नजर आया वो कंट्रोल लाइन पे एक बेहतर पोजीशन को लाना है। तो अब एक बहाल करना, क्यों हुआ ये शिफ्ट आई, क्यों, इसकी मेन रीजन क्या समझते हैं आप कि ये क्यों शिफ्ट आई है? मेन रीजन ये है कि ज़ीशान साहब, हमें जो असल हमारी एस्टेब्लिशमेंट में लगता है मुझे ये है कि वो दो जो एक थॉट्स हैं वो आपस में टकरा रहे हैं। एक वो थॉट जो अभी हमने पहले बात किया कि जी नहीं, हम हिंदू दुश्मनी और इंडिया दुश्मनी रखें ताकि हमारे ये स्टेट का वजूद रहेगा, हमारे इंटरेस्ट सेफ होंगे, हम इस्लामी उम्मा का नारा लगाएं और ये बातें करें। अब देखें ना कि जो GSP प्लस में जो उनके मंदूब ने तकरीर की है फ्रांस वाले ने, तो उसने ये कहा है कि जी जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है वो तो किसी और इस्लामी मुल्क में तो हुआ नहीं है जी। तो इसका मतलब है कि ये कोई
मजहबी या इस तरह का कोई मसला नहीं है। ये पाकिस्तान में वैसे ही इंतहा पसंद लोग हैं और इक़्तिदार पे भी वो काबिज है। ठीक है, तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अपनी बातों पे जब कोई हॉलोकॉस्ट को इंटरमिंगल करेंगे नाल साथ में, तो फिर आप अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका की सोसाइटी को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, तो वो क्या आपके बारे में वो जहन बनाएंगे? बिल्कुल सही बात। मतलब कुछ सोचेंगे तो सही ना, कुछ ना कुछ। तो इंडिया के साथ मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बहुत डायर नीड है इस वक्त कि हम उनके ताल्लुकात को बेहतर बनाएं, क्योंकि इंडिया की जो एक लॉबी है वो बड़े मतलब कि एक डेडली अंदाज में पाकिस्तान के ऊपर हमलावर। तो ठीक है, आप समझते उनका ये मेन प्रोपेगेंडा। इकोनॉमी ही मेन रीजन है जी? आप समझते इकोनॉमी? हाँ, इकोनॉमी हमारी एक तो कोरोना ने कोलैप्स कर दी, दूसरी वो इंडिया की ये पूरी कोशिश है कि हम किसी तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्रिपल कर दें, इसका ब्रेक डाउन कर दें। तो अब जो तारीख के जिस मरहले में हम इस वक्त जिंदा हैं, उसमें हमारी बदकिस्मती उसको कह लें कि इंडिया की बातों का इंटरनेशनल जो है वो ज्यादा असर कबूल किया जाता है। उनका जो प्रोपोगंडा मशीनरी है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव और ज़हीन है। तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान का जो लॉबिंग है खास तौर पे अमेरिका के अंदर, तो उसमें बहुत नीचे आया है। सर, और अब फ्रांस में भी बहुत नीचे चला गया है। कोई ताल्लुक बनता है इस पॉलिसी शिफ्ट में, या भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर होने का एफएटीएफ में रिलीफ मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, अगर इंडिया हमारी मुखालफत तक कर दे। आप देखें कि इंडिया एक इस वक्त दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल होती है। ठीक है ना जी, वो उसको उसका वजन ज्यादा है। आप हमारे खलीजी मुल्कों को भी देख लें, मगर सऊदी अरेबिया को देख लें, यूएई को देख लें, तो उनको कतर को देख लें, और आप उनको देख लें जो मस्कत व ओमान है सल्तनतें, ये सबके इंडिया के साथ बहुत गहरे इक्तिसादी मरासम है। चाइना के साथ भी, तो चाइना आज के साथ भी, चाइना के साथ भी चाइना के साथ भी है, तो चाइना के साथ भी है। तो देखें, यही तो असल चीज है। असल चीज तो ये है कि हमें देखना ये है कि हमें कहाँ से फायदा मिलता है। अगर हमारी जेब खाली होगी तो क्या करेंगे? एक सवाल है जो मेरे ज़हन में पॉप कर रहा है इस वक्त, वो यही है कि ये खान साहब क्यों मुखालफत कर रहे हैं? खान साहब तो हमेशा एक पेज पे होते हैं, और वो कहते भी थे कि मोदी आएगा तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। तो अब एकदम से हल करा तो दिया उन्होंने। और क्या हल करा? ये तो बात वाकई वलीउल्लाह है हमारे नौज बिला। तो वो हल करवा तो दिया है, और क्या करवाना है उन्होंने? तो हमारे जो जनरल साहब हैं, जनरल बाजवा साहब हैं, और मैं इनके हवाले से तो मुझे एक खुशगुमानी है कि वो एक अपने ट्रैक पे एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि एक तो अफगानिस्तान पे उनके जो हैं काम उन्होंने किया, और रज़म जो किया। लेकिन बाढ़ लगानी, आप भी पता है, आपको भी अंदाजा है कि अफगानिस्तान के साथ बाढ़ लगाना इज अ वेरी डिफिकल्ट, बड़ा मुश्किल काम, बहुत मुश्किल। तो ये हमारी फौज की मदद और तायद और उनके बगैर पॉसिबल नहीं। जी हाँ, हर तरह से। तो हाँ, और वहाँ पे उन्होंने हमारे जो फौजी जवान हैं, उन्होंने वो शहादतें वहाँ पे उनकी हुई हैं इस काम के अंदर। तो हमारी सियासी जमातों में कियानी साहब ये के दौर में स्टार्ट हुआ था, ये राहिल शरीफ साहब के दौर में हुआ था ये बाढ़ वाला काम, कियानी साहब के टाइम में स्टार्ट हुआ था, याद नहीं आ रहा अभी मुझे। हाँ, ये कियानी साहब के दौर में इसका समझ लें कि एक फ्रेमवर्क पूरा तैयार हो गया था। कियानी साहब ने भी बड़ा एक अपने वक्त में टेररिज्म के हवाले से और नॉर्थ वेस्ट में उन्होंने अच्छा काम किया। इसी तरह ईरान के साथ भी ऐसा ही का तजर्बा था। हाँ, तो इसलिए हमें, और इमरान खान अब आहिस्ता आहिस्ता उनके तो मेरा ख्याल है कि जो इंटरनेशनली भी 2-3 हिम्मत जा रहे हैं, और हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है शायद। खान साहब क्यों मुखालफत, बज़ाहिरन मैं बात करूं, जो कि मीडिया में आ रहा है कि वो जो इंडिया के साथ जो नरमी है या ट्रेड, उसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? उसकी क्या वजह हो सकती है? मेरा ख्याल है कि वो एक जो
प्रो अफगान लॉबी है ना, मेरा ख्याल है कि वो एक उनका लगता है मुझे कि एक माइंड सेट उनका, या उनका एक रोमांस है, रियलिटी तो है नहीं, रोमांटिसाइज वो करते हैं अपनी चीजों को कि भी कि मेरा भी एथनिकली ताल्लुक उन्हीं के साथ है। तो ये एक रोमांटिसिज्म मैं तो इसको सर कहूंगा, कहीं क्योंकि ये तो ये नहीं, सारा सर एक कहीं ये तो नहीं कि उन्होंने तजर्बा अपना वो मियाँ साहब से सीखा है कि मियाँ साहब ने जब हालात बेहतर करने की कोशिश की और उस वक्त जमाने में इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ ही कि आप इंडिया के साथ हालात बेहतर कर लें, और जब वो उन्होंने एक स्टेप आगे लिया तो उसी एक स्टेप में उनका दूसरा पाँव निकाल दिया गया और गिरा दिया गया और सारा कुछ उनके ऊपर ही आ गया कि मोदी का यार गद्दार, वो पूरा बयानिया बन गया। कहीं खान साहब इस चीज से डरते मेरा ख्याल है कि हाँ, मेरा ख्याल ये है कि जितना मैं एस्टेब्लिशमेंट के समझ सका हूँ अपनी नाकस फहम के मुताबिक, और आप भी यकीनन जी जी बहुत अच्छी तरह चीजों को खास तौर पे ये जो अस्करी मामलात है, मैंने देखा है कि आप उसके बारे में खासा खुद जान के ना बोले तो एक अलग बात है, लेकिन आपको पता का खासा चीजों का बाजी वो है। और ये अच्छी बात भी है, जरा बंदे को थोड़ा सा वो मोहतात रहना चाहिए। रहना मुझे वो चाहिए, अब पाकिस्तान में रहते हैं। वो मरहूम उबैर अबू जरी साहब कहा करते थे ना, उनका एक मिसरा है कि मुड़ के पिछों करदा फिरा तकोर ते फायदा की। तो वो इस हवाले से, लेकिन हाँ मैं ये समझता हूं कि जो हमारी नवाज शरीफ का जो मामला था, जी मेरा ख्याल है कि उसमें नवाज शरीफ साहब की भी उसमें गलतियां थी। जी देखें ना कि जो इसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट एक बहुत बड़ा बड़ा स्टेक होल्डर है इस रियलिटी है जी, रियलिटी। हमारे, हाँ, एक स्टेक होल्डर है ईस्ट में भी और नॉर्थ वेस्ट में भी। जी तो अगर कोई जो हुकूमत है या कोई प्राइम मिनिस्टर है वो ये समझता है कि मैं अवाम के वोटों से मुंतखब होके आया हूँ, तो और मुझे मन मर्जी की इजाजत का आइन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो मेरा ख्याल है कि और वो कोई बियॉन्ड द लिमिट जाके कोई फैसले करना चाहे, तो फिर जो मुल्क के जो असल स्टेक होल्डर है उनके अंदर तशवीश होना तो जरूरी है ना। तो वो चाहते तो थे कि मेरा तल, लेकिन वो जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे चाह रहे थे, तो उनको ये चाहिए था कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनको लेके चलते, और इसी तरह हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको भी अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। हमारी जो बतौर स्टेट एग्जिस्टेंस है, दो चीजें हैं, एक तो हम नारा लगाते हैं कि जी हमारी जुग्राफियाई सरहदें, और जी एक है हमारी नजरियाती नजरियाती सरहदें। नजरियाती सरहद, जी हाँ नजरियाती सरहद हमारी क्या है? जी सऊदी अरब वाले हमें घास नहीं डालते। जी तो आप अमारात के वजीर खारजा ने धमकी तक दे दी थी, हम बोल नहीं सके क्या? हमारी नजरियाती मुल्ला उमर तक ने बात नहीं हमारी मानी। बिल्कुल सही। कौन सी नजरियात की हम अब पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ये थ्योरी जो है, ये माइंडसेट जो है, ये कोल्ड वॉर माइंडसेट जी उस वक्त, क्योंकि एक इंटरनेशनली बाइपोलर वर्ल्ड थी जी हाँ, और टू पोल थे और उसके साथ लड़ना था। तो जी अमेरिका और यूरोप हमारी सपोर्ट कर रहा था, जापान कर रहा था, सऊदी अरब में पैसे की कमी नहीं थी। अब वो खत्म हो गई चीज, हमें बिल्कुल ये मान लेना चाहिए। अब हमें अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। वो बिल्कुल कैसे करना है? हमने अपने हमारे अल्लाह ताला का ने हमें बहुत से ये चीज, हम इंडिया से राहदारी के पैसे ले सकते हैं वहां से। आपको पता ये है कि भी ये अब जो, आ गए उस नुक्ते पे। मेरा भी ये ख्याल था ये सब हाँ राजदारी टोल टैक्स का सारा मामला है। अगर इसको अवाम के जो हाँ लीवर है उसको समझाने के लिए, आसानी हाँ के लिए यही है कि हमने ना उसे वो टोल टैक्स, उसको क्या कहते हैं, चुंगी टैक्स, बेसिकली चुंगी जो हम हाँ समझते हैं, चुंगी हाँ के ऊपर टैक्स लगाने का है कि इंडिया करे अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करे, चाइना के साथ करे, हमारे हाँ, ट्रेड करे, हमें हमें हर चुंगी के ऊपर हमारा टैक्स अदा करे, जिससे हमारा मुल्क जो है ना टैक्स अदा हमारा करे। और सुकून से रह सके।
अजीब बात ये नहीं है कि जो अफगानिस्तान का जो ताजर है वो इंडिया के साथ तिजारत कर रहा है बरास्ता पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। और वो इंटरनेशनल लॉ के तहत वो कर रहा है, और नॉमिनल से कोई चार्जेस है उनके लिए, वो चार्जेस भी ज्यादा नहीं। बिल्कुल और लैंड इंडिया लॉक, की तिजारत लैंड पे लॉक आपको है जी। हाँ, क्या? हाँ, तो इंडिया का बंद करके हमने कमाया क्या है? बिल्कुल सही बात। इंडिया की ट्रेड तो जारी है इस पे इंशाल्लाह ताला इस ट्रेड अफगानिस्तान के के ऊपर, साथ। इकोनॉमी के ऊपर और मजीद मामलात में दोबारा हम निशस्त करेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे। उम्मीद है कि वक्त की थोड़ी कमी है तो इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा। उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स ने बहुत कुछ लिया होगा इस प्रोग्राम से, और आपकी इनसाइट से बहुत कुछ सीखा होगा, इंफॉर्मेशन मिली होगी। और इंशाल्लाह ताला सर ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया, आपने चौधरी साहब टाइम निकाला, आप तशरीफ लाए, आपका भी कीमती वक्त दिया। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आपका माशाल्लाह वीलॉग बहुत अच्छा जा रहा है, मुझे बड़ी खुशी हुई थैंक आपसे यू सर, ये थैंक यू सर। बस आपकी करते हुए। दुआएं चाहिए। तो जी नाज़रीन अल्लाह किराम, आपको आज का यही व्लॉग था ब्रेजेंट ट्रूथ से। बस यही कुछ है। उम्मीद है कि आपने जो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं और आ चुकी हैं, उसके क्या रिप्रिकॉशंस, उसके पीछे क्या चीज़ें एट प्ले हैं, इसके बारे में बहुत आपको इंसाइट्स मिले होंगे। आपको मालूम हुआ होगा कि कैसे हम ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हमारी पॉलिसीज़ में शिफ्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है, आगे वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, हमें क्या करना चाहिए, मुल्क के लिए क्या फ़ायदेमंद है, और क्या क्या किस तरह का माइंडसेट इस वक्त मुल्क में प्रिवेल करता है, दुनिया कैसे मुल्क पाकिस्तान की तरफ देख रही है। तमाम बातें हमने आज डिस्कस की। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज तक के लिए सैयद ज़ीशान हैदर को इजाज़त दीजिए। प्रेजेंट ट्रुथ से खुदा हाफिज़।